सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आज हमारा नेक्स्ट सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारी वीडियो सीरीज़ में पार्ट है वोकैबुलरी का ही, जो हम करेंटली होल्ड कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है, इससे पहले हमने 2 सेशंस और किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। एक ट्यूसडे को और एक सेशन तब किया था जब हमने अपनी वोकैबुलरी सीरीज़ इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें हमने एक दिन सिनोनिम किए थे, सेकेंड सेशन में इंटोनिम्स किए थे, देन थर्ड सेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस करेक्ट स्पेलिंग्स किए थे, है ना। सो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे लाइक हमारे प्रीवियस सेशन के। इसमें भी हमारे पास 20 के अराउंड क्वेश्चन रहेंगे, जिनके आपको आंसर्स गेस करने हैं। मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, आप खुद से भी ट्राई करिए, आप आंसर्स को गेस करिए, आपको पता चले कौन सा आंसर हो सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी वे है। इसको करने के लिए यूजुअली स्टूडेंट्स को लेस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, इसमें आपको ऑड वन आउट के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर्स दिख जाएंगे, और इसमें आपके रूट वर्ड्स भी बहुत हेल्प करते हैं। सो as compared to synonyms, antonyms, and then one word substitution. One word substitution is the most interesting part of your entire vocabulary, and it is most easiest also. So it is the easiest part as well. So let's start with the today's session. You guys know I'm Vikas. Right now live here with UC Live's YouTube channel. So आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहला ये पूछा गया है CGL की सेकंड सेटिंग में 2012 में। आपको 4 अल्टरनेटिव्स हैं, आपको करेक्ट वर्ड बताना है सेंटेंसेस या एक पूरे फ्रेज के लिए। सो आपके पास 36 क्वेश्चन, यू गाइस नो 35 तक हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। सो ये 36 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अ राउंड सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल और रोल्स ऑफ फिल्म्स। अब देखिए क्या होता है, फिल्म क्या होता है। सबसे पहले फिल्म ना बेसिकली वो स्ट्रिप होती है। आपने पुराने कैमरास देखे हैं, पुराने वाले, जिनके अंदर क्या होता था, फिल्म डलती थी। वो रोल होते थे फिल्म के, ये ब्राउन कलर की होती थी। इनको नेगेटिव्स भी बोला जाता था। बेसिकली होता क्या था, डिजिटल कैमराज में तो हम अपने SD कार्ड या इंटरनल स्टोरेज का यूज़ करते हैं, वो डिजिटल होते हैं, उसमें डेटा हमारे बाइनरीज की फॉर्म में स्टोर होता है। पर पुराने टाइम में जब हमारे पास डिजिटल कैमराज नहीं थे, तो क्या होता था, एक इम्प्रिंट आता था इसके ऊपर, और इन नेगेटिव से हम क्या करते थे, अपनी फोटोग्राफ्स को बनाते थे लैब्स में ले जाके। आपने देखा होगा, आपके घर में ऐसे बहुत सारे पड़े होंगे, जब आपने देखा होगा पुराने सामान के अंदर आपको ऐसी स्ट्रिप्स मिली होंगी। इनके अंदर फोटोग्राफ्स की इमेजेस होती हैं, छोटे छोटे इम्प्रिंट्स होते हैं। बाद में हम उनको एनलार्ज करके फुल साइज इमेजेस बना सकते हैं, अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। तो मुझे बताना है कि ऐसा कंटेनर जो राउंड होना चाहिए या सिलेंड्रिकल होना चाहिए। राउंड और सिलेंड्रिकल आपको बताइए, ऐसी शेप डिमांड कर रहा है जिसमें हम फूड को, केमिकल को या रोल ऑफ फिल्म्स को रखते हैं, रोल्स ऑफ फिल्म को रखते हैं। अब इसमें आप फूड को कैसे ज्यूम कर सकते हो, जैसे कैंड मिल्क है, सॉरी कैंड फ्रूट है या फूड है, कुछ भी लगा लो, कैंड फूड आ रहा है आपके, फूड आइटम कोई भी कैंड है, उसका वो जो कैंड कंटेनर है उसको क्या कहते हैं, एक टैंकर्ड, एक कैनिस्टर, एक वेसल या एक कैस्केट। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप गेस कर पाते हैं या नहीं। कैस्केट, कैस्केट क्या होता है, कैस्केट ना एक्चुअली होता तो एक कंटेनर ही है, पर इसकी शेप अलग होती है। ये ना क्यूबॉइडल या क्यूबिकल कंटेनर होते हैं, वुडन होते हैं जनरली। क्या होता है, इनकी जो टॉप लिड होती है ना, वो ओपन होती है। जैसे ट्रंक होता है ना, अपने ट्रंक्स देखे होंगे, वो मेटल के होते हैं। वुडन कंटेनर्स, जो वुडन कैस्केट्स होती हैं ना, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर ना ज्वेलरी को स्टोर किया जाता है या वैल्यूएबल्स को रखा जाता है। जो हमारी प्रेशियस थिंग्स होती हैं ना, उनको ज़्यादातर जिस बॉक्स में रखा जाता है ना, वैल्यूएबल्स को, वो कैस्केट होते हैं। अब इनसे सिनोनिम या कभी कभी इनसे कंफ्यूजन कहाँ पे कर लेते हैं हम, कॉफिन के साथ। कॉफिन और कैस्केट में ना डिफरेंस होता है। कॉफिन बड़ा होता है और उसमें डेड बॉडीज रखी जाती हैं, कैस्केट छोटा होता है, उसमें डेड बॉडी के रिमेन्स भी हो सकते हैं। जैसे दैट मीन्स जब हम उनको क्रीमेट कर देते हैं ना, उनको बर्न कर देते हैं, तो क्रीमेशन के बाद उनके जो रिमेन्स होती है ना, जो ऐश होती है, उसको भी हम कभी कभी कैस्केट में रख लेते हैं। तो कैस्केट तो बेसिकली वैल्यूएबल थिंग्स के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। शेप के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मुझे राउंड सिलेंड्रिकल चाहिए, या क्यूबिकल या क्यूबॉइडल होगा, तो ये हो नहीं सकता। वेसल, वेसल तो किसी भी टाइप की वेसल हो सकती है, टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हो आप इसको, तो ये भी नहीं होगा। कैनिस्टर और टैंकर्ड, अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले टैंकर्ड की। टैंकर्ड क्या होता है, ये ना एक मग होता है। आपको मग पता है, कॉफी मग्स होते हैं ना हैंडल वाला, ये भी समवट वैसा ही होता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, ये जनरली वुडन होता है, और इसमें ना अल्कोहल या बियर को सर्व किया जाता है। बियर होती है पीने वाली, उसको सर्व किया जाता है, ये अल्कोहल को। ये ज़्यादातर हमें ना पब्स में मिलता है। आपने पुराने टाइम में अगर कोई पुराने टाइम की मूवी देखी होगी, उसके अंदर जब वो सर्व करते हैं ना अल्कोहल को या एल को या कोई भी बियर को, वो जनरली एक वुडन मग में सर्व करते हैं,
जिसके ऊपर लिड भी हो सकती है, वो क्या होता है, वो एक टैंकर्ड होता है। तो करेक्ट आंसर तो बनेगा कैनिस्टर। कैनिस्टर से ही आपको यहाँ पे हिंट मिल भी चुका था, मैंने कैंड फूड बोला था ना। तो कैंड फूड का मतलब क्या है, जो एक कैन में आ रहा है, एक कंटेनर में आ रहा है, वो कंटेनर क्या है, वो एक कैनिस्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या बनेगा, कैनिस्टर। बहुत ईजी वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, आपने इसको ऑलरेडी गेस भी कर लिया था। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है। कैनिस्टर को ना जनरली हम ऑयल के साथ भी रखते हैं, ऑयल का कैनिस्टर होता है। तो याद रखना, आपको ये याद रखना है, तो इसमें आप ऑयल को भी एज्यूम कर सकते हो। चलिए अब हम आगे देखें हमारे पास 37 में क्या है। दैट मीन्स आज के लिए सेकंड में क्या है, फ्रेज है या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। किसी की परमानेंट रेजिडेंस की प्लेस को क्या बोलेंगे, एक अबॉर्ड या डॉर्मेटरी या डोमिसाइल या अपार्टमेंट, क्या बोला जाएगा। बहुत ईजी वर्ड है, आपको इसका मीनिंग पता होगा, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपकी कमेंट्स भी रीड कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलिए देखते हैं मीनिंग्स के अकॉर्डिंग क्या बनता है। आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता है और इसका वन वर्ड आपने ढूंढ लिया है। बात करते हैं सबसे पहले अबॉर्ड की। अबॉर्ड के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये जनरली बोला जाता है जब आप किसी को रिस्पेक्टफुली अपने घर में बुला रहे हो तो क्या कहते हो, वेलकम टू माई हम्बल अबॉर्ड, है ना। जब आप किसी को अपने घर में बुला रहे हो, बहुत रिस्पेक्टफुली उसको वेलकम कर रहे हो ना, तो आप ये लाइन भी बोल सकते हो। तो अबॉर्ड का मीनिंग यहाँ से तो क्लियर होगा, ये क्या होगा, ये आपका हाउस हो सकता है, बेसिकली कोई लॉज हो सकता है, कोई भी एक रेस्टिंग प्लेस हो सकती है, किसी भी पर्सन की रेस्टिंग प्लेस, कोई हाउस, कोई लॉज, कोई होटल, हर कुछ चीज़ जहाँ पर आप रह सकते हो वो एक अबॉर्ड है। ठीक है। अब अबॉर्ड में क्या बात है, यहाँ पे तो परमानेंट बात है, पर हाउस भी चेंज हो सकता है। अगर वो होटल रूम है, होटल रूम भी चेंज कर सकते हो आप। अगर वो लॉज है, बेसिकली एक इन लॉज होटल दोनों मतलब तीनों एक जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है तो इन सभी को आप चेंज कर सकते हो, तो अबॉर्ड होगा नहीं। बात आई डॉर्मेटरी की। डॉर्मेटरी क्या होता है, ये बहुत बड़ा हॉल होता है, हॉल रूम होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ना रहते हैं। जनरली एक इंस्टीट्यूट में जो हॉस्टल के अंदर रूम्स मिलते हैं ना, कंबाइंड रूम, जिसमें आप मल्टीपल पीपल एक साथ बेडिंग कर सकते हैं, सो सकते हैं, तो वो क्या, वो एक डॉर्मेटरी है। डॉर्मेटरी भी चेंज हो सकता है, नहीं चाहिए। क्या हम परमानेंटली डॉर्मेटरी में रहते हैं, ऑब्वियसली नहीं रहते। डोमिसाइल और अपार्टमेंट बचे टू वर्ड्स। अपार्टमेंट क्या होता है, अपार्टमेंट आपको पता है ये फ्लैट होते हैं, है ना, फ्लैट्स होते हैं ना। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती है जिसमें हम फ्लोर बाय फ्लोर सेल कर देते हैं रूम्स को, और वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बन जाती है। अपार्टमेंट भी चेंज हो सकते हैं। बट डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल इसका करेक्ट आंसर है। डोमिसाइल में क्या होता है, ये एक परमानेंट प्लेस है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हो, तो उस स्टेट का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हो। तो जो भी एक परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट रहेगा ना, या एक पर्सन की जो परमानेंट प्लेस है, उसको बोलेंगे डोमिसाइल। वो उसका सिटीजन है उस एरिया का, तो वो वहाँ का डोमिसाइल ही है। आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता था, आपने वर्ड पहले से ही ढूंढ रखा था। चलिए अब हम आगे देखें हमारे पास थर्ड में क्या है, दैट मीन्स आज के 38 में क्या है। दैट विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और विड्रॉन। एक ऐसी चीज जिसको ना ऑल्टर किया जा सकता है, ना विड्रॉन किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं इररिवोकेबल, इररिट्रीवेबल, इररिफ्यूटेबल और इररेसिस्टिबल। आपके पास ये ऑप्शन है, आपको गेस करना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात आती है ऑल्टर की। हमारे पास टू टाइप के ऑल्टर होते हैं, एक ऑल्टर ये और एक ऑल्टर ये। इस वाले ऑल्टर का मीनिंग मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। मुझे कमेंट्स में इसका मीनिंग बताना क्या होता है। और ये वाले ऑल्टरनेट का मीनिंग मैंने यहाँ पे बताया था, ऑल्टर करने का। इसका मीनिंग होता है चेंजेस। जब आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो, आप उसको ऑल्टर कर रहे हो, इंक्रीज या डिक्रीज करना एक सेंस में। विड्रॉन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना या कंप्लीटली रिमूव कर देना। तो एक ऐसी चीज़ जिसको ना चेंज किया जा सकता है, ना जिसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, वो क्या होगा, इररिवोकेबल, इररिट्रीवेबल, इररिफ्यूटेबल या इररेसिस्टिबल। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इररेसिस्टिबल। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मिलता है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को अपोज करते हो, रोकते हो, रिबेल कर रहे हो ना उसके अगेंस्ट, मतलब उसको सही से काम नहीं करने देना, उसकी रुकावट क्रिएट करना, हिंड्रेंस रखना, ऑब्स्टेकल्स लेके आना उसके पाथ में, बेसिकली रुकावट लाना। तो जिस चीज़ को रुका मतलब जिस चीज़ को रेजिस्ट किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है, वो रेजिस्टेबल थिंग है। जिस चीज़ को आप रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगी, वो इररेसिस्टिबल थिंग हो जाएगी। नहीं चाहिए हमें, तो ये मांगा ही नहीं। इररिफ्यूटेबल। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको आप फॉल्स बता सकते हो, फॉल्सिफाई कह सकते हो,
उसको कह सकते हो कि वो चीज़ रॉन्ग है, वो गलत है। जिसको आप गलत प्रूव कर सकते हो वो रिफ्यूटेबल थिंग है, जिसको गलत नहीं प्रूव कर सकते वो इररिफ्यूटेबल है, तो ये भी नहीं होगा। बात आई इररिट्रीवेबल की। रिट्रीव क्या होता है? रिट्रीव का मतलब क्या होता है? रिट्रीव होता है जब आप किसी चीज़ को वापस ले सकते हो। रिट्रीव का मतलब होता है जिस चीज़ को आप दोबारा रीगेन कर सकते हो, अपने पास ला सकते हो, अचीव कर सकते हो दोबारा से, तो वो रिट्रीवेबल है। जिसको इजीली रिट्रीव किया जा सके, लिया जा सके, ठीक है, एक्सेस किया जा सके, एक्सेसिबल भी कह सकते हो उसको। अब जिस चीज़ को आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगी? वो इररिट्रीवेबल हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे तो बात हो रही है जिस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, और आंसर भी क्या बनेगा? इररिवोकेबल। रिवोक का मतलब ही क्या होता है? रिवोक का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ ले लेना। जब आपको, जैसे सपोज करो कोई परमिशन गिवन है आपको, ऑलरेडी आपके पास परमिशन है, बट बाद में वो परमिशन आपसे छीन ली जाए, तो वो क्या हो जाएगा? रिवोक कर ली ना परमिशन आपसे, आपसे विड्रॉ कर लिया, तो आंसर भी क्या बनेगा इसका? इररिवोकेबल, जिससे आप कोई चीज़ छीन ना सको या जिसमें कोई चेंजेस ना कर पाओ, तो इसका आंसर इररिवोकेबल था। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया, आपको इसका वर्ड का पता भी था। चलिए अब हम आगे 39 में देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। ये भी सेम सेटिंग में था, इसमें पूछा गया है कि मनी पेड टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा उनको दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेचुइटी, गिफ्ट, पेंशन या एरियर्स? बताइए क्या हो सकता है? ग्रेचुइटी, गिफ्ट, पेंशन या एरियर्स? लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वर्ड अरियर्स की। अरियर्स क्या होता है? अगर सपोज करो, पहले मैं आपको मीनिंग नहीं बताता, मैं आपकी तरह गेस करता हूँ। सपोज करो मैं एग्जाम में बैठा हूँ, और अगर आप मेरी जगह हो तो आप इसको कैसे करोगे, या मैं आपकी जगह हूँ तो मैं कैसे करूँगा? मुझे इतना पता है कि जो रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा वो गिफ्ट तो नहीं होगा, है ना, आउट ऑफ अप्रिसिएशन तो हम किसी को नहीं देंगे ना, एक सेंस में हम गिफ्ट तो नहीं देंगे। वो क्या होगा? वो उसकी हार्ड अर्नड मनी होगी जो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाएगा कि आगे क्या वो लाइवलीहुड, अपनी जो लाइफ है वो इजीली रन कर पाए, है ना। तो गिफ्ट तो हो नहीं सकता। पेंशन तो मिलती ही रिटायरमेंट के बाद है, तो पेंशन भी नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स टू ऑप्शंस तो मैं कंप्लीटली असाइड कर सकता था, ये तो हो नहीं सकते। बात आई अब अरियर्स की और ग्रेचुइटी की। तो अरियर्स और ग्रेचुइटी में क्या डिफरेंस है? ग्रेचुइटी और अरियर्स, बात करते हैं अरियर्स की। अरियर्स क्या होता है? ये ना ड्यू मनी होती है, जो मनी आपको देनी है ना, किसी की पेंडिंग मनी है जो आपको उसको रिटर्न कर देनी चाहिए थी एक लिमिटेड टाइम तक, अगर आपने की नहीं, वो अरियर्स है। बात आई ग्रेचुइटी की। ग्रेचुइटी ही वो मनी होती है जब आप किसी पर्सन को सपोर्ट में देते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को हम क्या बोलते हैं? ग्रेचुइटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ग्रेचुइटी, ए ऑप्शन। अरियर्स होते हैं जो हमारी पेंडिंग मनी है, जो हम, किसी की पेंडिंग मनी हमें उसको रिटर्न करनी है एक लिमिटेड टाइम तक, तो वो क्या बन जाएगा? अरियर्स। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं, आप ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हो। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास 40 में क्या है, दैट मीन्स आज के लिए फिफ्थ जो है उसके अंदर क्या है? अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहां पर क्लोथ्स को रखा जाए उस प्लेस को क्या कहते हैं? लॉकर, ड्रॉअर, वार्डरोब या कबर्ड? आप बताइए क्या होगा? बहुत इजी है, ये तो आप घर पे भी यूज करते हो। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वार्डरोब। वार्डरोब क्या होता है? इसको अलमीराज भी बोला जाता है, कैबिनेट्स होते हैं ना सेपरेट पार्ट्स वाले। तो इसके अंदर जब आप हैंगर्स के थ्रू अपने क्लोथ्स को हैंग कर रहे हो, तो आपका वार्डरोब ही तो है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। कबर्ड में तो हम ज़्यादातर अपना कटलरी का सामान रखते हैं, कलिनरी का सामान भी हो सकता है, तो कबर्ड नहीं होगा। ड्रॉअर के अंदर तो हम कुछ भी चीज़ रख सकते हैं ड्रॉअर में, तो वो वैसे भी नहीं होगा। लॉकर में तो हम इंपॉर्टेंट थिंग्स ही रखते हैं, तो लॉकर भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वार्डरोब। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है, बहुत कॉमन सा वर्ड था। आई होप आप सभी को इसका मीनिंग ऑलरेडी पता था और आपने इसको गेस भी कर लिया था। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, बहुत सिंपल से है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी। इज इट अ ट्रेवल लॉग, इज इट अ ट्रेवल किट, इज इट अ शेड्यूल, या इज इट अ इटिनरी? सो गेस करो कि एक जर्नी का जो डिटेल्ड प्लान है, जिसमें आपको समराइज किया जा रहा है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, वो जो समरी आपको गिवन है वो समरी क्या होगी? वो एक ट्रैवल लॉग होगा, या वो एक ट्रैवल किट होगी, या वो एक शेड्यूल होगा, या वो एक इटिनरी होगा? क्या होगा? ट्रैवल लॉग को हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रैवल, और व्लॉग्स तो आप पता ही व्लॉग्स तो आपको पता ही है ना। तो जब आप ट्रैवल लॉग की बात करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है? ट्रैवल से रिलेटेड जब आप सारी डिटेल्स को ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो ना कि आपने क्या क्या किया, ट्रैवल लॉगिंग कर रहे हो, उसका एक ब्लॉग बना रहे हो एक सेंस में, तो जब आप ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनाओगे तो ट्रैवल लॉग बन जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रैवल लॉग्स मिलते हैं, नहीं होगा। हमें तो डिटेल प्लान चाहिए, हमने तो अभी विजिट ही नहीं किया। ट्रैवल किट क्या होता है? और वैसे भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ट्रैवल किट है,
ट्रेवल किट क्या होता है? ट्रेवल किट जो आपको किट आपके सपोर्ट में मिले, बिल्कुल नहीं। शेड्यूल, शेड्यूल तो किसी का भी शेड्यूल हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना कि सेम ही हो ना। इटनरी ही इसका करेक्ट आंसर है। इटनरी में क्या होता है, आपके पास ना पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एक ओवरव्यू होता है कि आप डे बाय डे क्या करने वाले हो उस ट्रिप पर। वो सब कुछ जब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में आपको मिलता है ना, वो इटनरीज होता है। जनरली आप क्या करते हो, जब आप बड़ी बड़ी ट्रेवल वेबसाइट्स के साथ एक ट्रेवल प्लान जैसे एक ट्रिप बुक करते हो ना, तो आपको एक इटनरी प्रोवाइड कर देता है। जैसे आप सपोज करो ग्रुप में ट्रेवल करना चाहते हो, और आपके ग्रुप का एक ग्रुप लीडर भी है, मतलब एक ऑर्गेनाइज करने वाली कोई कंपनी है, उसने एक ट्रैवल, लेट्स से कोई भी एक एक्सकर्जन या एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, एक ट्रिप को कंडक्ट किया है। उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं ना, उसको एक इटिनरी फॉरवर्ड करेगा, जिससे कि वो अपना सारा शेड्यूल क्लियरली बता देगा कि किस किस डेट को क्या क्या होगा, कब वो निकलेंगे, कैसे वो जाएंगे, कब तक वो रुकेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। ये सब कुछ जो प्लानिंग होगी ना, ये किस में होगी, ये इटिनरी में होगी, ना कि ट्रेवल व्लॉग में। ट्रैवल लॉग में क्या होगा, जब एक ट्रैवलिंग पर्सन अपनी सारी इंफॉर्मेशन, ट्रैवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बाद में जब पोस्ट करेगा ना ट्रैवल करने के बाद, तो वो तो बन जाएगा उसका ट्रैवल लॉग। बट यहाँ पर बात हो रही है डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, तो वो क्या होगा, वो इटनरी होगा। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था और आपको इसमें कोई डाउट नहीं था। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा पर्सन जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? इनक्यूरेबल, इनकॉरिजिबल, हार्डेंड या इनवॉल्नरेबल। सो एक ऐसा पर्सन जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो क्यूरेबल, क्योर का मीनिंग क्या होता है? क्योर का मतलब तो होता है ठीक करना, है ना, किसी की इलनेस को ठीक करना। तो इलनेस और करेक्ट करने में डिफरेंस है, तो ये तो होगा नहीं। इनक्यूरेबल का मतलब तो एक ऐसा पर्सन है जिसकी इलनेस कभी ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल इसका करेक्ट आंसर है। करेजिबल का मतलब होता है किसी को करेक्ट करना, तो जिस पर्सन को करेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनकरेजिबल है। हार्डेंड की बात आती है एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी स्टिफ है, हार्ड हो चुकी है, काफ़ी एडमेंट है अपने काम को लेकर, एडमेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, वो हार्डेंड चीज़ है। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ खतरे से बाहर है, मतलब जो चीज़ डेंजर में नहीं है, जिसको आप हार्म नहीं कर सकते, हार्मलेस है, मतलब अनअफेक्टेड है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबल का मतलब होता है, एक सेंस से बताऊं तो, काफ़ी नाजुक, डेलिकेट, फ्रेजाइल, डेलिकेट भी हो सकता है। एक ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी डेलिकेट है ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर रखनी है, वो होती है एक वल्नरेबल सिचुएशन, है ना। लेट्स से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप नाइट में ट्रेवल कर रहे हो अपनी कार में, और है क्या, आपकी कार सडनली ब्रेक डाउन हो जाती है ऑन द रोड। ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकअप होगा, बताइए, क्या बताऊं? कार के लिए ब्रेक डाउन लगाऊं या ब्रेकअप लगाऊं? आप ट्रेवल कर रहे हो, आपकी कार खराब हो गई, क्या आपकी कार ब्रोक डाउन या डिड इट ब्रेक डाउन, ब्रेकअप आई मीन, डिड इट ब्रेक डाउन और डिड इट ब्रेकअप, क्या करेक्ट होना चाहिए, मुझे बताना ज़रूर। तो अगर आपकी कार खराब हो गई और उस सिचुएशन में सपोज करो आप एक ऐसी पोजीशन में हो, आसपास आपके पास कुछ नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है, कोई रिपेयरिंग, कोई मैकेनिक नहीं आ सकता, कोई वहाँ पे पर्सन नहीं है, इनहेबिटेंट है ही नहीं आसपास, तो वो कैसी सिचुएशन है? बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है ना, काफ़ी सीरियस और डेलिकेट सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है उस सिचुएशन में। और ऐसे ही जब सिचुएशन ऐसी ना हो, इनवल्नरेबल है, बट हमें ये तो चाहिए ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इनकरेजिबल। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, आपको इसमें कोई डाउट नहीं था। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ऐसा पार्डन, ऐसी माफ़ी जो उन लोगों को दी जाती है जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑफेंडर्स हैं, मतलब जिन्होंने बहुत सीरियस क्राइम किए हैं, उन क्राइम्स को जब गवर्नमेंट माफ़ कर दे, जब गवर्नमेंट उनको माफ़ी दे दे, उसको क्या बोलते हैं? पार्डन बोलते हैं, एक्सक्यूज बोलते हैं, ऑनेस्टी बोलते हैं, या एमनेस्टी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट पार्डन देती है, इसके लिए आप प्रेसिडेंशियल पार्डन भी सोच सकते हो। प्रेसिडेंशियल पार्डन में क्या होता है, जब एक क्रिमिनल प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है, बाद में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि उसको माफ़ करना या नहीं करना, तो प्रेसिडेंशियल पार्डन में आएगा। तो इस चीज़ के लिए क्या वो एमनेस्टी होगा, पार्डन होगा, एक्सक्यूज़ होगा, या ऑनेस्टी? पार्डन के लिए पार्डन तो होगा नहीं, पार्डन का मतलब ही माफ़ी होता है, पर हमें तो एक ऐसी माफ़ी की बात करनी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, नहीं। एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ तो एक्सक्यूज़ देना होता है किसी बात के लिए, रीज़न देना, वजह बताना, तो नहीं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी या सच्चाई है, वो किसी की भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं।
करेक्ट आंसर बनेगा एमनेस्टी। एमनेस्टी ही होता है वो रॉयल या वो एक जनरल पार्डन जो एक गवर्नमेंट देती है किसी पॉलिटिकल अफेंडर को, एक ऐसे क्रिमिनल को जिसने कोई सीरियस क्राइम किया है, फिर वो प्रेसिडेंट को लेटर लिख के माफ़ी मांगता है। प्रेसिडेंट अगर उसकी लेटर को असीड कर देता है, अग्रीमेंट दे देता है, अकॉर्ड दे देता है, तो क्या होगा कि उसको पार्डन मिल जाएगा। बट यहाँ पर वो चीज़ प्रेसिडेंट के केस में, अब जैसे यहाँ पे सपोज करो, ज़्यादातर तब होता है जब डेथ रो पे क्रिमिनल्स बैठे होते हैं ना, मतलब जिनको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी है, जिनको फांसी की सज़ा मिलनी है, डेथ की पेनल्टी मिली हुई है, वो लोग ऐसे जनरल पार्डन की तरफ जाते हैं, और उनको अगर रिवोक करेंगे तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो सकता है। तो अलग अलग सिनारियोज होते हैं, वो तो अलग केस है। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। वर्ड है वन हु हेट्स वुमेन। एक ऐसा पर्सन जिसको वुमेन पसंद नहीं है। क्या वो मिसोजिनिस्ट है, क्या वो मीजोगैमिस्ट है, क्या वो एम्बीवर्ट है, क्या वो मिसैंथ्रोप है? बताइए क्या होगा। क्या वो मिसोजिनिस्ट होगा, क्या वो मीजोगैमिस्ट होगा, क्या वो एम्बीवर्ट होगा, क्या वो मिसैंथ्रोप होगा? बहुत इजी इजी वर्ड्स हैं इसमें। देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये मैंने अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इनिशियल क्लास में आपको बताया था कि कुछ कॉमन वर्ड्स थे जिनसे आप क्या कर सकते थे, जिनसे आप गेस कर सकते थे कि आपका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर बात आ रही है वुमेन को हेट करने वाला पर्सन, जिनिस्ट वाला तो होना चाहिए, तो मिसोजिनिस्ट तो इसका आंसर है कि एक ऐसा पर्सन जो वुमेन काइंड को हेट करे वो मिसोजिनिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई बाकी का क्या मीनिंग होगा, मीजोगैमिस्ट, एम्बीवर्ट और मिसैंथ्रोप। यहाँ पे जो बी वर्ड है ना, इसको आप यहाँ से सोच सकते हो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एमबी का मीनिंग भी बताया था। एमबी का मतलब होता है ऑल या मिक्स्ड। तो अगर एक ऐसा पर्सन है जो मिक्स्ड बैलेंस में है, ना वो एक एक्सट्रोवर्ट है ना वो एक इंट्रोवर्ट है, मतलब वो समवट इन द मिडल है, वो चाहे तो हर किसी से आसानी से बात कर सकता है, मतलब वो एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता है, चाहे तो वो सिचुएशन का अवॉइड करके किसी से बात ना भी करे, वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। जो इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस है वो तो होता है एम्बीवर्ट। एक ऐसा पर्सन जो मिक्स्ड है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, बट वो तो हमें चाहिए नहीं। बात आई मीजोगैमिस्ट की। गैमी का मतलब याद है, मैंने आपको बताया था, गैमी का मतलब मैरिज होता है। मीजोगैमिस्ट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो मैरिज को हेट करता है, जिसको मैरिज पसंद नहीं है, तो मीजोगैमिस्ट नहीं होगा। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो जनरली सभी ह्यूमन को हेट करे, पूरे ह्यूमन काइंड को हेट करे। तो जो पर्सन पूरे ह्यूमन काइंड को हेट करेगा वो मिसैंथ्रोप होगा, और वो भी नहीं चाहिए मुझे, तो खाली वुमेन काइंड को हेट करने वाला पर्सन चाहिए, और जो कि क्या होगा, मिसोजिनिस्ट। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता था। चलिए आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। तो अब हमारे पास जो केस बनता है वो 45th का है। इसके अंदर क्या है, पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश। बहुत सिंपल से है, ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा। एक पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, क्या वो कैनिबल होता है, क्या वो सैवेज होता है, क्या वो कैप्टर होता है, या क्या वो कार्निवोर होता है? सोचिए क्या होगा। बहुत सिंपल सा था, आई होप आपको इसका मीनिंग पता ही था। कैनिबल इसका आंसर आएगा। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करे वो तो होता है कैनिबल। ठीक है, वैसे अगर एक एनिमल है जो फ्लैश खाता है तो वो तो होता है कार्निवोर। ठीक है, तो ये तो चाहिए ही नहीं हमें, तो ये तो होगा नहीं। कैप्टर होता है जो किसी को पकड़ ले, कैप्टिविटी में रखने वाला पर्सन कैप्टर होता है, नहीं चाहिए। सैवेज, सैवेज एक ऐसा पर्सन होता है जो अनसिविलाइज्ड होता है, मतलब उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते कोई चीज़। एक सेंस में सैवेज को हम वाइल्ड भी कहते हैं, तो नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश का है वो कैनिबल होता है। और सैवेज का अगर मैं अपोजिट पूछूं तो क्या होगा, अनसिविलाइज सिनोनिम है, तो अपोजिट क्या होगा, सिविलाइज्ड। ठीक, तो कैप्टर का क्या होगा, कैप्टर पकड़ने वाला, और फ्री से रिलेट कर लेना इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एक्सोडस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चले हम, हमारे पास और क्या क्या हो सकता है। कार्निवोर के लिए हर्बीवोर होगा जो खाली प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। ओमनीवोर क्या होगा, जो कार्निवोर और हर्बीवोर का मिक्सचर है, दैट मीन्स हम लोग, हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट के साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, हम एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना, तो हम फ्लैश भी खा लेते हैं। बट जो ह्यूमन फ्लैश खाएगा वो सिर्फ कैनिबल होगा। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, आपको इसका ऑलरेडी पता था। चलिए आगे देखिए हमारे पास 46 में क्या है। सिंपल सिंपल है। अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज ए डिफीटिस्ट, साइकोफैंट, ट्रॉन्ट या मार्नेट? यहाँ पे ये नहीं आएगा, है ना, मुझे एक बार क्वेश्चन कंफर्म करने दो। अ स्कूल बॉय हु रेगुलरली कट्स क्लासेस,
तो ठीक है, ऑप्शंस इसके तो देखिए क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो डिफीटिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ना अपनी डिफीट ऑलरेडी पता है कि वो हारने वाला है, ठीक है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो इजीली अपनी डिफीट को पकड़ एक्सेप्ट कर ले कि हाँ उसकी डिफीट निश्चित है, डिफीट फिक्स्ड है, वो क्या होता है, वो तो एक डिफीटिस्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो मुझे तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अपनी क्लासेस को कट करे। अब साइकोफांट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ना किसी के ऊपर ज़्यादा फ्लैटरिंग करता है, ज़्यादा इंप्रेशन देता है, नहीं चाहिए। इसके बाद बात आई ट्रॉन्ट की। ट्रॉन्ट एक ऐसा बॉय होता है या एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो क्या करता है, जो अपनी क्लासेस को ना रेगुलरली कट करता है, मतलब वो ना बंक करता है अपनी क्लासेस को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ट्रॉन्ट, और यही हमें चाहिए था। मार्टिनेट क्या होगा, मार्टिनेट एक ऐसा पर्सन होता है जो ना काफ़ी ओबीडियंस सीख करता है, मतलब जिसको रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबीडियंस बिल्कुल ऑन स्पॉट चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो किसी को ना थोड़ी सी भी ढील नहीं देता, हर काम टाइम टू टाइम करवाना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एक ट्रांट पर्सन जो अपनी क्लासेस को रेगुलरली कट करे। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था और आपको इसमें कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, किसी और पर्सन के आइडियाज और उसकी राइटिंग को चोरी करना, क्या वो ऑटिज्म है, क्या वो स्पेक्टिज्म है, क्या वो मेस्मरिज्म है, या वो प्लेगरिज्म है। तो ऑटिज्म क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑटिज्म क्या होता है, एक ऐसी सीरियस कंडीशन जिसमें ना एक पर्सन जो होता है ना वो थोड़ा सा बाकी पर्सन के कंपैरिजन में स्लो होता है, वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऑटिज्म तो एक सीरियस कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, ये तो होगा नहीं। स्केप्टिज्म स्पेक्टिसिज्म क्या होता है, सॉरी स्पेक्टिसिज्म है ये। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, जिसमें एक ऐसा पर्सन ना काफ़ी स्केप्टिक हो, वो हर चीज़ के लिए काफ़ी डाउट्स में रहे, मतलब वो अपने आइडियाज़ को क्लियर नहीं रख पाता, वो डाउट में रहता है, वो स्केप्टिसिज्म का एक सीरियस केस है, नहीं होगा। मैस्मरिज्म, ये मेस्मराइज से निकला है, मेस्मराइज आपको पता ही होगा। मेस्मराइज का मतलब क्या होता है, किसी को इम्प्रेस करना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को परसुएड करना। तो जब आप किसी पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, मैस्मराइज कर रहे हो, तो मैस्मरिज्म होगा, वो भी नहीं चाहिए। प्लागियरिज्म इसका करेक्ट आंसर है, जब आप किसी और के वर्क को कॉपी पेस्ट करके अपना वर्क बताते हो ना, तो वो क्या है, वो प्लागियरिज्म है। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता है। जनरली क्या होता है, कॉलेज टाइम में सभी करते हैं, स्कूल टाइम से भी करते हैं, जब असाइनमेंट्स मिलती हैं, एक स्टूडेंट आ जाता है, वो क्या करता है, सारी असाइनमेंट बना लेते हैं। सभी क्या करते हैं, बार बार उसी के असाइनमेंट को कॉपी करके अपनी असाइनमेंट बना लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है, अगर वो उसकी नोटबुक है तो उसके ऊपर कवर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। तो प्लैगियरिज्म क्या है, जब हम किसी और का वर्क अपना बता के आगे प्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर थी, बहुत सिंपल सा मीनिंग था इसका। चलिए आगे देखें, 48 में क्या है हमारे पास। दैट मीन्स आज के लिए जो 8th बनेगा उसमें क्या है, वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, एक ऐसा पर्सन जिसको ना किसी चीज़ की खुशी है, ना किसी चीज़ का दुख है, ना वो किसी चीज़ को एंजॉय करता है, ना किसी चीज़ पर उसको हर्ट होता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो इमोशंस से अलग है, मतलब उसको कोई इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता। वो पर्सन कैसा होगा, क्या वो एक टॉलरेंट होगा, क्या वो रिजाइंड पर्सन होगा, क्या वो पैसिव होगा, क्या वो स्टोइक होगा। एक टॉलरेंट पर्सन क्या होता है, जो हर चीज़ को इजीली बेयर कर ले, नहीं चाहिए हमें। तो एक ऐसा पर्सन चाहिए ना वो सहे ना वो प्रेशर करे, मतलब वो कुछ भी ना करे, टॉलरेंट तो होगा नहीं। रिजाइंड, रिजाइंड का मतलब क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जिसने अपना काम क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसने, नहीं। पैसिव, दैट मीन्स जो चीज़ एक्टिव नहीं है, जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है किसी चीज़ में, नहीं। स्टोइक इसका करेक्ट आंसर है। स्टोइक एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास खुशी है या दुख है, उसको कोई फर्क नहीं है, उसको अपनी आसपास की सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं कि उसके आसपास हो क्या रहा है, वो खुद में ही इंडल्ज्ड है, वो अपने तक ही सीमित रहता है, किसी और की तरफ ज़्यादा केयर नहीं करता, ना वो किसी और की केयर शो करता है। तो ये सब कुछ हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, स्टोइक। चलिए आगे देखिए, 49 में क्या है हमारे पास आज के लिए। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज विजडम, एक ऐसा पर्सन जिसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाए सिर्फ उसकी विजडम के लिए, मतलब उसकी सोच समझ से अगर हम उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो क्या है, उस पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेरेशियस, वनरेबल, वेनिरेबल या वर्जर। तो आप बताइए क्या होगा। सबसे पहले बात आई वेरेशियस की। वेरेशियस क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ना बिल्कुल ट्रूथ बोलता है, हमेशा ट्रूथ,
किसी चीज़ में आग अलग नहीं करता कुछ, तो वेरेशियस तो इसका होगा नहीं। बात आई वल्नरेबल की, वल्नरेबल का क्या है, जिसको हम इजीली अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। बात आई वेनरेबल की, वेनरेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसकी हम रिस्पेक्ट उसकी सोच समझ की वजह से करें, जिसका करेक्ट आंसर भी क्या बनेगा, वेनरेबल। बात आई वर्जर की, वर्जर क्या होता है, वर्जर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक केयर टेकर होता है या एक अटेंडेंट होता है। जनरली चर्च में एक पर्सन जो सबकी देखभाल करे या सबको अटेंड करे वो एक वर्जर है, नहीं चाहिए। वेनरेबल ये एक पर्सन होगा जिसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी सिर्फ उसकी समझ के लिए, मतलब जितना वो समझदार है इसी की वजह से उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, बहुत सिंपल से वर्ड्स थे। चलिए आगे देखिए हमारे पास 50th में क्या है आज। एन एक्सेसिव मोरबिड डिज़ायर टू स्टील, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन जो है ना उसको ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि वो चोरी ही करेगा, उसको वो रुक नहीं सकता बिना चोरी किए। क्या वो स्टीलोमेनिया होता है, क्या वो क्लेप्टोमेनिया होता है, क्या वो क्लेफ्टोमेनिया होता है, या क्या वो कैप्टोमेनिया होता है। तो देखिए इन 3 वर्ड्स में ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। अगर ऑड वन आउट करना चाहो तो ये 3 ऑलमोस्ट सेम है, ये टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले बात आई फर्स्ट वर्ड की, स्टीलोमेनिया, कुछ नहीं होता। क्लेप्टोमेनिया का करेक्ट आंसर है, क्लेफ्टोमेनिया स्पेलिंग रॉन्ग है। कैप्टोमेनिया होता ही नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, क्लेप्टोमेनिया, इसका ये करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ना वो डेड सीरियस है, वो खुद को रोक नहीं सकता किसी ना किसी चीज़ को चोरी करने से, मतलब उसके अंदर से ही उसकी एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसी कंडीशन है, ये उसके बस में नहीं है रुकना। अगर उसको कोई चीज़ पसंद आएगी तो वो उसको चोरी करेगा। ऐसे ही अगर एक बुक्स को चोरी करने वाला पर्सन होगा तो क्या हो जाएगा, बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया। एक ऐसा पर्सन जिसको बुक्स की चोरी करना पसंद है तो वो बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया में आएगा। अंडरस्टूड। तो ये आपके पास केस था। चलिए आगे 51st में देखें हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए। प्रोहिबिट बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, एक ऐसी चीज़ जिसको लॉ अलाउ नहीं करता एक कंट्री के अंदर आने से या एक कंट्री से बाहर जाने के लिए। इम्पोर्ट का मतलब आना, एक्सपोर्ट का मतलब भेजना, मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसी भी कंट्री में अलाउड नहीं है आने जाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्या वो कॉन्ट्राबैंड होगा, क्या वो स्मगल्ड होगा, क्या वो काउंटरफिट होगा, या वो फोर्ज्ड होगा, बताइए क्या होगा। तो अगर मैं लास्ट से इसका मीनिंग बताना स्टार्ट करूं, फॉर्ज्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉर्ज्ड का मीनिंग क्या होता है, कॉपी करना। बेसिकली फॉर्जिंग होती है ना डॉक्यूमेंट्स की, उसका मीनिंग होता है कॉपी। कभी कभी हम जब आयरन के एक ऑब्जेक्ट को फॉर्ज करते हैं ना, उसका मीनिंग क्या है, हम उसको हीट करके उससे कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आयरन से, तो वो भी फॉर्जिंग होता है। फॉर्जिंग का बेस मतलब तो कॉपी करना होता है। अंडरस्टूड। काउंटरफिट और फॉर्ज दोनों सिनोनिम ही हो गए, काउंटरफिट का मतलब भी फेक होता है, एक ऐसी चीज़ जो फेक है वो काउंटरफिट है। स्मगल्ड, स्मगल्ड क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको हम लीगली एक कंट्री में नहीं लेके आते, तो वो स्मगलिंग होती है। बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री जिस चीज़ को हम लीगली नहीं लेके जा सकते या लेके आ सकते, वो तो स्मगल्ड चीज़ है। पर करेक्ट टर्म जो है, जो कि लॉ से पनिशेबल है उस कंट्री को लेके आने या लेके जाना, वो क्या बन जाएगा, वो जाएंगे कॉन्ट्राबैंड्स। कॉन्ट्राबैंड्स क्या होता है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसी थिंग्स हैं जिनको ना तो एक कंट्री में लाना लीगल है, ना एक कंट्री से बाहर लेके जाना लीगल है। एग्जाम्पल के लिए ड्रग्स लगा लो, ड्रग्स होते हैं, या इसको छोड़ो, ड्रग्स को छोड़ो, अब क्या होता है, कभी कभी फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन ही लगा लो, लेट्स से कोई एक एक्स ब्रांड का फ़ोन है जो एक कंट्री में बहुत सस्ता है, वहाँ से लोग क्या करते हैं, बल्क में परचेज करके ना उसको उस कंट्री में ले जाते हैं जहाँ पे उसका रेट ज़्यादा है, और फिर वहाँ पे उसको ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्ट्राबैंड का ही पार्ट है। बाकी और भी टाइप के कॉन्ट्राबैंड्स हो सकते हैं, सपोज करो किसी कंट्री के अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत सस्ती है, वो वहाँ से पिक करके दूसरी जगह ले जाएगा, तो ये सभी केसेस हैं कॉन्ट्राबैंड्स के। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, बहुत ईजी वर्ड था। चलिए आगे देखें हमारे पास 52nd में क्या है। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, किसी भी एक कम्युनिटी के लोगों का डिस्ट्रक्शन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारना, वो क्या है, क्या वो रेजिसाइड है, क्या वो जेनीसाइड है, सॉरी जेनोसाइड है, क्या वो होमिसाइड है, क्या वो फ्रेट्रीसाइड है, बताइए क्या होगा। अब मीनिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, बात आती है फ्रेट्रीसाइड की। फ्रेट्रीसाइड सबसे पहले याद रखना है, जब भी आप किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो या किल कर रहे हो ना, उसके लास्ट में आपको हमेशा साइड तो मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बात आई फ्रेट्रीसाइड की, फ्रेट्रीसाइड में क्या होता है, जब आप किसी अपने
एक ऐसा पर्सन जो अपने ब्रदर या सिस्टर की किलिंग करे तो वो क्या करता है, वो फ्रेट्रिसाइड करता है, नहीं चाहिए। होमिसाइड, होमिसाइड क्या होता है, बेसिकली किसी भी ह्यूमन की किलिंग, ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, नहीं चाहिए। बेसिकली रिलेशन ना भी हो बट वो एक ह्यूमन बीइंग की किलिंग है तो वो होमिसाइड है। बात है जेनोसाइड की, जेनोसाइड का मतलब पूरे जीन से है, तो अगर एक पूरे रेशियल ग्रुप किसी की रेस के बेसिस पर उसकी किलिंग करना, जैसे कि द हॉलोकास्ट था ना, तो हॉलोकास्ट में क्या हुआ था, वहां पे भी जितने भी ज्यूज थे उनकी किलिंग की गई थी ना, मिलियंस ऑफ ज्यूज मार दिए थे जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, वो क्या था, वो एक जेनोसाइड ही तो था। रेजिसाइड, रेजिसाइड में क्या होता है, जब किंग्स और क्वींस की किलिंग होती है, मोनार्क्स की किलिंग जो होती है ना किंग और क्वीन की, वो क्या होता है, वो रेजिसाइड में आता है। बाकी और भी कुछ और टाइप की किलिंग्स भी हैं, सुसाइड, अपने आप की किलिंग, और क्या होगा, और होगा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स की किलिंग, जर्मीसाइड, जर्म्स की किलिंग, तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं। थोड़ा सा ट्राई करना, आप भी रीड करना, अगली वीडियो में मैं भी लेके आऊँगा। चलिए आगे देखें, 53rd में हमारे पास क्या अवेलेबल है। अ पर्सन इन अ व्हीकल और हॉर्स बैक इज कॉटिंग एन अनदर व्हीकल। एक ऐसा पर्सन जो तो या तो अपनी व्हीकल पर बैठा है, मतलब अपनी कार में है, या वो एक हॉर्स बैक पर है, मतलब घोड़े पर बैठा है, और किसी दूसरी व्हीकल को एस्कॉर्ट कर रहा है, लेके जा रहा है। तो क्या वो नेविगेटर होगा, क्या वो आउटराइडर होगा, क्या वो सिक्योरिटी होगा, या वो एक एस्कॉर्ट होगा। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए, अगर एक ऐसा पर्सन है जो किसी दूसरे को बाहर मतलब लेके जा रहा है, तो वो क्या होगा, नेविगेटर तो एक वो पर्सन होता है जो किसी को रास्ता दिखाए, होगा ही नहीं। आउटराइडर क्या होता है, आउटराइडर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, बेसिकली किसी के आगे आगे चल रहा है, कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, नहीं। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी, एस्कॉर्ट इसका करेक्ट आंसर है, जो किसी को एस्कॉर्ट करेगा उसके साथ साथ चलेगा और उसको बाहर तक छोड़ के आएगा। तो रॉयल एस्कॉर्ट भी होता है ना, जिसमें क्या होता है, आर्मी के मेंबर साथ साथ चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए, तो ये ऐसा है। और आज के लिए हमारे पास जो लास्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी इंटरेस्टेड है कॉइन्स की स्टडी में और मेडल्स में, तो क्या होगा, न्यूमिज्मेटिक, मैटिस्ट, मेडलिस्ट, कॉइनिस्ट, या न्यूमरिस्ट, बताइए क्या होगा। न्यूमिज्मेटिस्ट, इसका करेक्ट आंसर यही बनेगा, एक ऐसा पर्सन जो कॉइन्स और मेडल्स की स्टडी करता है या उनको कलेक्ट करता है, तो इसका आंसर करेक्ट यही है। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। इसी के साथ आपका आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स किए, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमारे लास्ट सेशन में भी आए थे। सो आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको सीखने को कुछ भी मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम रेगुलरली अपने नोट्स वगैरह और क्विज़ वगैरह होस्ट करते रहते हैं, जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो, अपने क्वांट, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सब कुछ है वहाँ पर, ज्वाइन कर लेना। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज के सेशन में आपका कितने करेक्ट आए। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, खुद से भी एफर्ट्स कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।